Hello friends, so today we are going to discuss Ohm's law. Now what is Ohm's law? अच्छा, you know हम लोग डिस्कस कर सकते हैं what is here V is potential difference and I is current. So according to Ohm's law, potential difference across the two ends of the conductor is directly proportional to the current. अच्छा, इसको जरा let's try to understand. Let us suppose this is a circuit. ठीक है, यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे. अभी क्या है, इसको आगे अच्छे समझेंगे सर्किट का मतलब क्या होता है एक्चुअली, है ना. तो फर्स्ट अपन ट्राई टू अंडरस्टैंड. सपोज करो यहाँ से करंट आपकी जा रही है, करंट जाएगी तो ये जो दोनों एंड्स हैं या कहीं भी किसी भी पॉइंट के दो एंड्स पे ले लो, कहीं पर भी आप, तो उनके बीच में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा. तो क्या बोला ओम्स लॉ ने, क्या बोला कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर या अक्रॉस द कंडक्टर, आप कहीं भी ले लोगे पोटेंशियल डिफरेंस जहां भी जनरेट हो रहा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. ये अगर सर्किट है, इस सर्किट में क्या फ्लो कर रही है, मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है, तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा क्या करेगी, करंट फ्लो करेगी. ये हो गई फिजिक्स की लैंग्वेज, थोड़ा सिंपल डेली लाइफ की लैंग्वेज से समझते हैं हम लोग. पोटेंशियल जैसे देखो आप, मान लीजिए ये वाटर है, ठीक है, इसके अंदर हम लोग वाटर पुटअप कर सकते हैं. आपको पता है जितनी ज्यादा हाइट होगी उतनी ज्यादा पोटेंशियल, वाटर की पोटेंशियल क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी, है ना. आप यहां से अगर वाटर को फॉल कराओगे तो जितना ज्यादा वाटर उतना ज्यादा पानी क्या करेगा, फ्लो करेगा, है ना. अगर कम भरा होगा तो कम फ्लो करेगा, ज्यादा तो ज्यादा फ्लो करेगा. मीन्स व्हाट, और फ्लो ऑफ वाटर, इसी को क्या बोल रहे हैं, एक तरीके से हम लोग करंट मान लेते हैं. सो व्हाट इज दैट, मोर इज द पोटेंशियल, मोर इज द फ्लो ऑफ current, or more is the flow of charge, and more is the flow of charge is what, that is the current. So what does Ohm's law states? Ohm's law states that potential difference is directly proportional to the current flowing in the circuit or in a conductor. And in the next class, or after some time, we are going to discuss what is the meaning of circuit. Circuit consists of 2-3 things, that is, it will consist of a resistance, it will have some battery and a wire. So we will discuss that later on, but just try to understand what does Ohm's law states. So according to Ohm's law, potential difference is directly proportional to the current. Okay, now what is new things which we are going to get is, ये proportionality sign है, ये हटेगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आई आर, आई तो है ही, एक कांस्टेंट आ जाएगा आर. इस आर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और वी कैन से, और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग बोलते क्या है, दिस इज अ रेजिस्टेंस. तो एक नया टर्म आ गया अब आपके लिए, व्हाट इज रेजिस्टेंस, है ना. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट दैट व्हाट इज रेजिस्टेंस. ठीक है, अब जरा समझो आप फिर से. V पोटेंशियल डिफरेंस, I इज करंट एंड R इज रेजिस्टेंस. सो व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस. इसको एक लिटिल समझते हैं, फिर लास्ट में पूरा एक्चुअली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस. ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल इट. रेजिस्टेंस मीन्स, what is resistance, it may be asked to define that what is the meaning of resistance. Resistance means to oppose anything, it may be charge, it means the motion of electron, or in real life you say anything you want to do in your life, and if there is any obstacle, resistance means what, obstacle, or you say opposition, or you say obstruction, means क्या है, ये एक रुकावट है. एनीथिंग विच इज अपोजिंग, यहां किसको अपोज कर रहा है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ करंट, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेजिस्टेंस. फिर से समझते हैं, रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्टेकल और ऑब्स्ट्रक्शन और अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस. जैसे आप पढ़ना चाहते हो बट योर माइंड डज नॉट अलाउ, दिस इज अगेन व्हाट, रेजिस्टेंस. Resistance means what? Why I'm saying here resistance? Because it is opposing whatever you want to do and your mind is not aligned. Means what it is doing? It is resisting, it is opposing, it is making an obstacle whatever you want to do. Now suppose there is a wire, and in this wire if suppose current charges are flowing, then what is going to happen? There are some opposition caused by the conductors. In the conductor we know what happens, conductors are those in which charges or current flows. So those oppositions, they are known as resistance. Now understand, and later on we will make it clear, very much clear.
Okay, now just I am explaining only this much of. Later on I will take this concept resistance and I will explain it completely. Okay, so now let's come to this point, and that is V बराबर IR. On this concept what is asked is graphs are asked. Okay, so now try to understand that what type of graphs are asked. See, V is what, इसको y एक्सिस आप मानो, इसको आप ऐसे लिखो, V V बराबर आर आई, इसको यू टेक ऑन y, आर व्हाट अभी कहा ये कांस्टेंट होता है, एंड टेक आई ऑन द x एक्सिस. ओके, सो अब इसको एक तो x एक्सिस पर, अनदर को y एक्सिस पे आप ले लो. ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश करिए. आई एम राइटिंग दिस पॉइंट, आई एम राइटिंग इट सो दैट यू कैन क्लियरली अंडरस्टूड. देखिए यहाँ पे जरा, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस. हमने क्या किया, y एक्सिस पे हमने v लिया, दैट इज पोटेंशियल. x एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, करंट. अब इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, एक ग्राफ बनेगा, है ना. जैसे क्या मतलब है, मान लीजिए v कुछ है तो i कुछ होगा, फिर v कुछ हुआ, फिर यहाँ v कुछ होगा तो i कुछ हुआ, मीन्स कुछ ऐसे 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 समथिंग यू आर गोइंग टू गेट. तो यहाँ से क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, है ना. तो आप क्या बोलोगे, देखो एक आप पढ़े होगे क्लास 9th में, y बराबर m इंटू एक्स. m क्या होता है, स्लोप, है ना. अब व्हाट इज m, m इज हियर स्लोप. तो अब जरा समझो आप, इसी तरह से r यहाँ क्या हो जाएगा, r इज स्लोप. ठीक है, अब यहां देख लो आप, मीन्स व्हाट इज r देखिए क्या हो रहा है, एक कांस्टेंट आ रहा है ना. एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, कब आ रही है, जब हम लोगों ने v और i के बीच में एक ग्राफ ड्रा किया. v को हमने किसके लिया, y एक्सिस पे लिया, i को हमने किस पे लिया, x एक्सिस पे लिया. अच्छा, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से नहीं क्लियर हो, जस्ट आई एक सिंपली आपको एक चीज और बता देता हूं. यहाँ पे देखो क्लास 9th में यू हैव अंडरस्टूड, ये y है और ये x है, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं. ठीक है, इसमें जो भी वैल्यूज है, मान लीजिए x 0 है तो y 0 हो सकता है, x 1 सपोज करो, y 1 जस्ट मैं ले रहा हूँ, x 2 तो y भी 2, x 3 तो y 3, या कुछ ऐसे करके हम वैल्यूज ले रहे हैं. ठीक है ना. तो ये क्या बन रहा है, एक स्लोप बन रहा है, एक लाइन हमें ऑब्टेन हो रही है, स्ट्रेट लाइन. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, है ना. स्लोप हम लोग किसे डिनोट करते हैं, m से. और ये m की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. प्लीज नोट डाउन इट, क्योंकि ये आगे यूज होगा. इन द सेम वे हम लोग यहाँ पे भी कह सकते हैं, इन द सेम वे यहाँ पर भी. देखिए स्लोप m क्या है, कांस्टेंट है. उसी तरीके से यहाँ पे आप रिलेट करिए जरा, तो r को हम लोग क्या ले सकते हैं, r इज इक्वल टू व्हाट, y2 का मतलब y हमने इस पे लिया है, क्या कह सकते हैं, v2 माइनस उसी तरह से y1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, v1 अपॉन x2 मीन्स क्या, i2 माइनस i1. ये क्या हमें यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगा, रेजिस्टेंस. बिकॉज इस कॉन्सेप्ट में हमें आगे भी न्यूमेरिकल करना पड़ेगा. अगेन आप समझ लो फिर से, ओम्स लॉ ने क्या बोला, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में एक रिलेशन है. और वो कैसी रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की. तो हमें जो एक रिलेशन ऑब्टेन हो रहा है वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट, यानी स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हो रही है. और ये रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये कांस्टेंट है या फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये. ठीक है, और यहाँ वैल्यू कैसे ऑब्टेन करेंगे ये आप देख लीजिए जरा. ये हमारा ऑब्टेन करने का क्या हो गया, तरीका हो गया. ओके, अच्छा अब आगे नेक्स्ट चलिए जरा. इस पे ग्राफ्स पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन इस पे बनते हैं. ग्राफ जरा देख लो आप, तो ग्राफ्स क्या क्या बनेगा. एक ग्राफ्स ये पूछा जाता है, इस पे आप ले लो v, इस पे ले लिया आपने i. ठीक है, एक मान लीजिए रेजिस्टेंस R1 है और दूसरा रेजिस्टेंस हमारा हो गया R2. ठीक है, अब जरा एक चीज देखिए, इसको आप लीजिए θ1 और ये हो जाएगा एंगल θ2. आप ये θ1 θ2 से खैर आपको कोई ज्यादा मतलब नहीं है, बस आप ये ध्यान रखिए जरा, m की वैल्यू क्या होगी, m बराबर मतलब r की वैल्यू क्या होती है, अभी मैंने बताया r बराबर क्या हो रहा है, v अपॉन i, या फिर इसको बोलो v2 माइनस v1 अपॉन x2 माइनस x1. अब जरा एक चीज देखिए, r क्या है, स्लोप. अगर आप फर्स्ट वाला देखिए दैट इज r1 के केस में स्लोप ज्यादा है या फिर r2 के केस में. आप देख सकते हैं कि R2 के केस में स्लोप समझ रहे हो आप, रियल लाइफ समझ रहे हो, ढलान. जैसे एक इस तरीके की कोई चीज है, एक ऐसे आपको चढ़ना पड़ रहा है या फिर ऐसे चढ़ना पड़ रहा है या फिर ऐसे चढ़ना. देखो ना, इसका स्लोप ज्यादा है, इससे ज्यादा स्लोप किसका है, इस वाले का स्लोप है ना. तो अब यहाँ पे आप देखिए जरा, इन दोनों में किसका स्लोप ज्यादा होगा, R2 का ज्यादा होगा.
है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ऐसे बना के दे देगा, आप बोलेगा विच वन हैज मोर रेजिस्टेंस, तो R2 इज गोइंग टू हैव मोर रेजिस्टेंस। क्यों? बिकॉज इसका स्लोप ज्यादा है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आप स्लोप में आपको प्रॉब्लम हो तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। सबसे बढ़िया तरीका ग्राफिकल के लिए ये इजीएस्ट है, आप ये सब रब कर सकते हो। सबसे इजीएस्ट क्या है, एक ही पॉइंट पे, इस पे हमने आई ले रखा है, सेम आई के लिए, फॉर सेम आई सेम, यहाँ पे पोटेंशियल इसके लिए कितना होगा V1 ये मान लो आप, और इसके लिए स्लोप कितना हो जाएगा दूसरे के लिए, ये कितना हो जाएगा पूरा यहाँ से यहाँ तक V2 हो जाएगा। एक चीज आप देखो, किसके लिए स्लोप ज्यादा हो रहा है, देखिए V2 की वैल्यू ज्यादा होगी, आई सेम। फिर जब समझो आप, R बराबर V अपॉन I, फर्स्ट केस में V1 है, I सेम, सेकेंड केस में भी I सेम, बट पहले केस में V1 है, दूसरे केस में V2 है, और V2 तो क्या है, ज्यादा है। अगेन आप देखो, फिर से समझिए इस बात को, इस वाले केस में R2 आया, R2 के केस में R1 बराबर क्या लिखोगे आप, V1 अपन I1, R2 बराबर आप क्या लिखेंगे, V2 अपन I2। अब जरा देखिए, सॉरी ये I है, दोनों केस में मैं I मान रहा हूं, किस कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, V2। क्यों? क्योंकि V2 की वैल्यू ज्यादा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम बट न्यूमरेटर ज्यादा, न्यूमरेटर ज्यादा तो R2 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। तो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, यहां पे आप देख सकते हैं, यानी इस ग्राफ में हमें क्या मिल गया कि R2 की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन R1। ठीक, इसको आप प्लीज नोट कर सकते हो और इसको समझ लीजिए। इस पे क्वेश्चन आता है कि कौन सा रेजिस्टेंस इन दोनों में से क्या है, ज्यादा है, R1 या फिर R2। इसी में दूसरा क्वेश्चन अब हम देखते हैं। लेट्स नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड सेकंड क्वेश्चन ऑन द सेम बेसिस, दैट इज इसको उल्टा कर देते हैं। अब जरा देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन ये है, मैंने I इधर ले लिया, V इधर ले लिया, है ना। अगेन हमने ले लिया ये R1 और ये ले लिया हमने R2। अब जरा बताओ आप, उल्टा हो जाएगा, है ना, सीधे सीधे आपको दिख रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। हमें क्या पता है, R बराबर V अपॉन I। अब यहां उल्टा हो रहा है, उल्टा मीन्स व्हाट, अब नाउ यू सी, इधर I आ गया, इधर V आ गया, तो ये भी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। मीन्स अब क्या करना पड़ेगा हमें, 1 अपॉन R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I अपॉन V, ये पूरा क्या हो जाएगा, उल्टा। अच्छा, ये रिलेशन नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ऐसे समझो आप। हमें क्या लेना पड़ेगा यहां से, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं अब R1 करूंगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो I अपॉन V, ऐसे भी हम अगर लिखें I अपॉन V, ये तो R होता नहीं, R क्या होता है, V अपॉन I। तो इसको जरा एक साथ समझिए, इसको इधर लेके जाओ, I बराबर V इंटू R, है ना। और हमें करना क्या है, हमें लाना क्या है, I अपॉन, ये नहीं, सॉरी एक देख लो जरा, तो देखो V बराबर IR, हमें क्या लाना, I अपॉन V। अब I अपॉन V, क्योंकि अब ये Y है और ये X है। अब जरा देखो यहाँ से आप इसको इधर लाइए और इसको इधर आएंगे तो क्या आ गया, 1 अपॉन R हो जाएगा, दैट इज क्या हो जाएगा, I अपॉन V हो जाएगा। अब आप इसमें देख सकते हो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अब फिर से देखो आप जरा, तो अगेन आप देखिए, यहां से मार्क कर लो, आप मार्क करिए V से। मैंने कहा ना, ग्राफिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, जो एक्स एक्सिस होती है उसमें कोई एक पॉइंट ले लो आप, पॉइंट ले लिया, ठीक। अब जरा V देखिए, V तो सेम, लेकिन इसके लिए I ज्यादा, इसके लिए I ज्यादा है, देख लो ना, R1 के लिए भी I ज्यादा है और R2 के लिए I से क्या है, ज्यादा। देखिए इसके लिए I1 ले लो आप और इसके लिए I2, जबकि V दोनों के लिए क्या है, सेम है। अब जरा देखिएगा, अब जरा 1 अपॉन R इज इक्वल टू, या तो पहले से रिलेट कर सकते हैं, इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, पहले वाले केस का ठीक उल्टा होगा। जब ये उल्टा हो रहा है तो अब क्या होगा, R1 ज्यादा हो जाएगा R2 से, है ना। या फिर आप इससे भी समझ सकते हैं, 1 अपॉन R इज इक्वल टू I अपॉन V। अब वही कॉन्सेप्ट फिर से लगाओ आप, तो I पहले केस में I1 अपॉन V1, दूसरे केस में देखिए आप 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू I2 अपॉन V2, बट V हमने दोनों में क्या लिया है, सेम। अब यहां से रिलेट करो आप, V सेम, करंट किस में ज्यादा है, I2 तो क्या है, ज्यादा है, I2 यहां तक है। अच्छा, I2 ज्यादा है, बट हमें क्या चाहिए, R2, ध्यान दीजिएगा, I2 ज्यादा है तो ये वैल्यू तो ज्यादा होगी, है ना। बस R2 किस में है, डिनोमिनेटर में, है ना। तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी, और R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, आप फिर से जरा इसको समझिए ध्यान से, देखिए आपको इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, प्लीज फिर से समझने की कोशिश करिए। V इज इक्वल टू IR है, हमें 1 अपॉन R अब आएगा, क्योंकि वैल्यू अब उल्टी आ रही है, I अपॉन V करके, ठीक है। अब जरा देखिए, यानी कि
मैं पहले केस में लेता हूँ 1/r1 इज इक्वल टू I1/V, दूसरे केस में 1/r2 इज इक्वल टू I2/V। अब बस कंपेयर करो आप कि कौन ये इन दोनों में से कौन ज्यादा है। ठीक, 1/r1 अभी मत मानो, अभी 1/r1 अब मत मानो, मत समझिए कि यहाँ R1 है और जस्ट समझिए कि यहाँ R2 है। ठीक, अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर देखिएगा अगर R1 है यहाँ पे तो V सेम, V दोनों के लिए क्या है सेम, लेकिन I1 कम होगा। I1 देखिए ना, I1 कम है जबकि I2 क्या है ज्यादा है। ठीक, अच्छा इसके अकॉर्डिंग देखो I2 ज्यादा है तो मतलब ये अगर R2 होता, अगर R2 होता तो ये ज्यादा होता है ना, R2 होता तब ज्यादा हो। फिर से समझिए I2 इज ग्रेटर, I2 अगर है तो I2 ज्यादा है, I2 ज्यादा है तो अगर R2 अगर होता तो R2 क्या होता ज्यादा होता। मैं R'2 मान लेता हूं, मान लीजिए पूरा 1/R'2 है, ज्यादा होता, बट R2 तो नहीं है ना, ये क्या है R'2 मतलब उसका उल्टा है, तो मतलब ये क्या हो जाएगी वैल्यू कम हो जाएगी, है ना। तो ये कम हो जाएगा जबकि ये क्या होगा ज्यादा होगा। दैट मीन्स क्या है यहाँ पे R1 का रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन R2। ये ग्राफ्स इस पे ओम्स लॉ पे आते हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओम्स लॉ आपने समझ लिया। ओम्स लॉ क्या होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो जितना आप बढ़ाओगे उसी के करेस्पॉन्डिंग करंट भी आपकी बढ़ेगी, या फिर अगर आप डिक्रीज करोगे तो क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता जाएगा घटता जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये आइडिया आप क्लियर कर लो और नोट कर सकते हो आप। चलिए जो भी कॉन्सेप्ट समझा एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, इस पे एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस अब होता क्या है, सिंपल आप डेफिनेशन काफ़ी लंबी चौड़ी लिखी होगी, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, कोई एक लैंग्वेज वर्ड यूज़ कर देना आप, ऑब्स्टेकल है, हिंड्रेंस है ना, अपोजिशन है। किसमें देखिए यहाँ काम क्या हो रहा है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या मोशन ऑफ चार्जेस, तो जो अपोजिशन हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं रेजिस्टेंस। जैसे आप जरा समझिए, आप गाड़ी लेकर चला रहे हो, आप यू आर ड्राइविंग योर बाइसाइकिल और ऑटोमोबाइल, एनीथिंग यू आर ड्राइविंग। ठीक, ऐसा तो नहीं ना आपको सड़क पूरी फ्री मिल जाएगी, रास्ते में देयर आर सो मेनी अदर बसेस, अदर ऑटोमोबाइल, दे विल बी कमिंग, तो वो आपके रास्ते में दे आर ऑब्स्टेकल। Even a dog which is coming roaming, even if there is a dog which is roaming or any animal which is roaming on the road, that is also obstacle in your path. So what is that? That is again obstacle, that is resistance for you. Resistance for what? Resistance for you, because it is opposing your motion. In the same way what is resistance, बस एक वर्ड ध्यान रखो आप, obstacle या कोई वर्ड आप इंग्लिश का यूज कर लो आप, जो कि रुकावट है, जो कि रोक रहा है। यहां किसको रोक रहा है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। फिर वही सारा लैंग्वेज, इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ मोशन और इलेक्ट्रॉन और चार्जेस इन द कंडक्टर या इन अ सर्किट, जो भी लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं, वो तो डेफिनेशन हो गई आपकी। बट अंडरस्टैंडिंग व्हाट माय एम इज टू डेवलप अ कॉन्सेप्ट, एक अंडरस्टैंडिंग किसी भी चीज, एनी कॉन्सेप्ट यू जस्ट हैव अ क्लैरिटी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस, जो जस्ट मग अप बुक में एंड जस्ट यू आर मगिंग अप। ओके, एंड देन आफ्टर दैट ओम्स लॉ हमने समझा, पोटेंशियल जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा करंट होगी। चलो रियल लाइफ से हम समझते हैं थोड़ा, पोटेंशियल जितनी ज्यादा अपने लेवल से लो ना आप, जितनी ज्यादा आपकी कैपेबिलिटी होगी उतना ज्यादा यू हैव द कैपेबिलिटी टू डू सो मेनी थिंग्स। इन द सेम वे यहाँ जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अच्छा एक और वर्ड यूज होगा यहाँ पोटेंशियल करने का मतलब, पोटेंशियल डिफरेंस प्लीज समझिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होगा दो पॉइंट्स के बीच में जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये चीज प्लीज नोट डाउन। दो एंड्स हैं, मान लीजिए यहाँ पानी है, अगर यहाँ पानी आना है और इन दोनों के बीच में देखिए ऐसे, जितना ये ज्यादा होगा, देखिए ना पोटेंशियल का डिफरेंस आ रहा है ना, पोटेंशियल लेवल, इसका पोटेंशियल ये, इसका पोटेंशियल ये, डिफरेंस है इसमें। मोर इज द पोटेंशियल डिफरेंस, मोर इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। इस तरह से वायर में भी होगा, एक पॉइंट का जो एक पॉइंट है, सपोज करिए, लेट अस सपोज दैट देयर इज वन पॉइंट, इसका पोटेंशियल 2 वोल्ट है, देयर इज अनदर पॉइंट, उसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है। यहां से यहां की तरफ क्या होगा, चार्जेस या करंट फ्लो करेगा। जितना ज्यादा ये होगा उतनी तेजी, उतनी ज्यादा अमाउंट में करंट क्या करेगी, फ्लो करेगी। यही ओम्स लॉ ने कहा था। सिंपली जस्ट रिमेंबर, पोटेंशियल आप बढ़ाओगे, पोटेंशियल डिफरेंस आप बढ़ाओगे। पोटेंशियल बढ़ाने का मतलब प्लीज अगेन रिमेंबर, पोटेंशियल डिफरेंस दो एंड्स के बीच में, तभी करंट फ्लो करेगी। अगर पोटेंशियल सेम हुआ, करंट इज नॉट गोइंग टू फ्लो।
वाटर कब फ्लो करता है? फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। हाई लेवल बोले तो हाई लेवल का पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा होगा। लो लेवल बोले तो लो लेवल का पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। दैट्स वाई वाटर इज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लो लेवल। इन द सेम वे current is also going to flow whenever there is potential difference between the two ends of the conductor, then only current is going to flow. ये हो गया आपका ओम्स का लॉ। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट। रेजिस्टेंस हमने समझ लिया, इस कॉन्सेप्ट को भी हमने समझ लिया। नाउ लेट्स मूव अहेड। ये ग्राफ्स भी आपको क्लियर होगा। अभी इस पे 2 ग्राफ्स और आएंगे, आगे वी विल सी। अब एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस आखिर डिपेंड किस पे करता है। ओके, रेजिस्टेंस हमने समझ लिया क्या होता है, जस्ट एक लाइन में समझो आप। ऑब्स्ट्रक्शन या ऑब्स्टेकल है। कहाँ ऑब्स्टेकल है? इन द पाथ ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस, इतना लैंग्वेज। बाकी अब जो ऐड करना है कर लो आप, सर्किट, कंडक्टर, जो भी सारा कुछ ऐड करना हो। बट रेजिस्टेंस के लिए एक वर्ड जस्ट रिमेंबर, दैट इज योर ऑब्स्टेकल। क्योंकि इस ऑब्स्टेकल से, इस ऑब्स्ट्रक्शन से, इस अपोजिशन से, इस हिंड्रेंस से 3-4 वर्ड यूज किया होगा आपके बुक में। हिंड्रेंस, अपोजिशन, ओके, एनी वर्ड यू यूज हियर। तो इस वर्ड के प्लीज कीप इन माइंड इट, क्योंकि इसी के आधार पर अभी कुछ चीजें जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। चलिए अब समझते हैं जरा कि ये रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है आखिरकार, है ना। तो क्या रेजिस्टेंस का मतलब है, देखिए जरा। तो मीन्स रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? तो फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। ओके, आप इसको नोट कर लो, समझ लीजिए अच्छे से। बाकी तो आपको सब नोट्स मिल जाएगा, आई कैन ऑल्सो गिव यू नोट्स, बट पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ओके, समझिए जरा किस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो देखिए, इट डिपेंड्स अपॉन पहला लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब मैं पूरी लाइन लिख रहा हूं। कोई एक कंडक्टर है, ये जरा समझिएगा। दिस इज सपोज अ कंडक्टर। कंडक्टर मतलब सिंपली वायर। आपको पता है 3 टाइप्स के सब्सटेंसेस होते हैं, एक कंडक्टिंग होता है, इंसुलेटिंग होता है, इंसुलेटर्स होते हैं, और एक सेमी कंडक्टर होता है। तो आप बस अभी ध्यान रखो, कंडक्टर्स क्या होते हैं? 2 जिसमें चार्जेस क्या करते हैं? फ्लो करते हैं, है ना। तो अब जरा देखिए यहाँ पे, ये मान लीजिए कंडक्टर हो गया, इसमें चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। किस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब इसको पहले अच्छे समझते हैं, क्या मतलब है इसका कि लेंथ पे कैसे रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग समझ लो, जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितनी कम लेंथ उतना कम रेजिस्टेंस। अब ऐसे रियल लाइफ में आप जरा समझिए। तो आप जा रहे हो यहाँ से कहीं भी, आप कोई भी रास्ता है आपका, सपोज करिए आप 1 किलोमीटर जाना हुआ, कितनी ऑब्स्टेकल्स हैं? ऑब्स्टेकल समझ लो, कोई दूसरा गाड़ी वाला, ऑटो वाला, ट्रक वाला, बस वाला, एनीबडी विच इज कमिंग इन योर पाथ। सपोज करो 100 हो सकते हैं, लेट अस सपोज। अब आपको 1000 किलोमीटर जाना है, बढ़ जाएंगे, सब बढ़ेंगे, है ना। ऑब्स्टेकल्स, हमने क्या बोला? रेजिस्टेंस वर्ड का मीनिंग समझिएगा। ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस, यू आर गोइंग एंड समबडी इज डिस्टर्बिंग यू इन योर पाथ, दैट इज रेजिस्टेंस। From here, from any place you are going to a long distance, you are increasing the length, you are increasing the distance, obstacles will also increase. That is what here being said, that resistance is directly proportional to the length. अब ये हो क्यों रहा है, ये जरा समझ लो आप यहाँ इसकी लैंग्वेज में। देखिए, कंडक्टर है, हमें पता है कंडक्टर में क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स की। सपोज करिए अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मान लीजिए, चलिए देखिए मूव करना स्टार्ट हुआ, तो देखिए इस पूरे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चार्ज पार्टिकल तो पूरे कंडक्टर में होंगे। होगा क्या, जब ये मूव करेगा, ये मान लीजिए पूरा कंडक्टर है आपका, जब ये मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, देखिए इसके अंदर देर वाले सो मेनी नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। अब जरा देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये नेगेटिव अगर मूव करेगा तो नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? रिपल्सन। अगेन आगे जाएगा तो फिर से क्या होगा? रिपल्सन। फ्री होना चाहिए था ना, सीधे जाना चाहिए था, इसको यहाँ से यहाँ पहुँचना है। बट इफ इट इज ट्राइंग टू मूव, तो ये वाला क्या करेगा? इसको अपोज करेगा, है ना। मतलब और जो दूसरे आयन्स हैं वो क्या करेंगे इसके, या और जैसे पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये क्या करेंगे? अपोज करेंगे। सिंपली इसके टर्म्स में आप समझो आप कि जब चार्जेस मूव करेंगे तो इसके अंदर अपोजिशन होगा, अपोजिशन क्रिएट होगा, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होंगे, जिसकी वजह से जो चार्जेस है वो मूव नहीं कर पाएंगे, या करेंगे तो कर, ऐसा नहीं कि आप नहीं जाओगे, बट क्या होगा?
आपको अपोज करेंगे तो थोड़ी आपकी स्पीड या मूवमेंट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, है ना। तो यही बोला जा रहा है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज पार्टिकल्स चलेंगे, देखिए जो करंट होती है ना दोनों की वजह से होती है, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से भी, नेगेटिव चार्जेस की वजह से। बट इतना आप में डिटेल नहीं है, आप बस इतना भी ध्यान रखो आप कि हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं यानी नेगेटिव चार्जेस की बात करें, जब ये मूव करेंगे तो इस जो कंडक्टर होगा उनमें क्या होगा, कुछ ऐसी चीजें होंगी, ऐसी चीजें आप ये कह सकते इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं या सिंपली कहो आप आयंस होंगे। देयर विल बी सम आयंस प्रेजेंट जो कि इसके मोशन को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। फिर से बस मैं इतना रख दे रहा हूं, चार्ज पार्टिकल्स जो भी होंगे या फिर आप कहो इलेक्ट्रॉन्स जो भी होंगे ये क्या होंगे, अपोज किए जाएंगे। अपोज किसके द्वारा किए जाएंगे, देयर आर सम आयंस इन द कंडक्टर, जिसकी वजह से क्या होगा, ये मूव करने में इनको प्रॉब्लम होगी। इसीलिए अब ये जितना ज्यादा बड़ा होगा कंडक्टर उतने ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स क्या करेंगे, इसके मोशन को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। दैट्स व्हाई यहां हमने बोला कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ बढ़ाओ रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, बढ़ेगा। लेंथ कम करो रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। इस पे फिर अब एक अलग से कॉन्सेप्ट आएगा, उसको हम आगे देखेंगे क्योंकि यहाँ से फिर एक डेरिवेशन है, क्योंकि ये जब हटेगा तो यहाँ एक रेजिस्टिविटी आएगा, है ना। इसको हम अलग से देखेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट हम समझेंगे जिसमें लगता है और डिटेलिंग है, उसको निकालेंगे और उसको फिर अच्छे से पूरा समझेंगे। ये नहीं कि बस शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं। एनी कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वेरी वेरी वेल मैनर, यू विल नॉट हैव टू रिफर एनीथिंग एल्स। I'm clearly saying, I'm saying for board, so at least we are going to do completely. I am focusing on board. Everything I am going to focus. 10 years paper हो, NCERT पूरा solve हो, conceptual हो, you will not have to refer anything. But please first of all try to understand the basic concepts. Notes तो कहीं से भी मिल जाएंगे, but understand the basic concepts. यही रेजिस्टेंस, यही डेफिनेशन ये लिखनी है आपको। ऑन द फैक्टर्स यही, लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा, बस एक लाइन में लिखना है। क्यों रेजिस्टेंस, लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, बिकॉज देयर विल बी मोर अपोजिशन या मोर चार्ज पार्टिकल्स विच विल अपोज द मोशन। बस इतना सा लिखना है ना। इसको नोट कर लीजिए आप इतनी चीजें, और बाई पासिंग यू कैन अपोज इट, यू कैन नोट इट, ओके। अब नेक्स्ट लेट्स मूव। नेक्स्ट किस पे डिपेंड करता है, इट इज इनवर्सली डिपेंड प्रोपोर्शनल टू द एरिया क्रॉस सेक्शन। क्या मतलब है, एरिया क्रॉस सेक्शन क्या होता है, एरिया क्रॉस सेक्शन का ये मतलब होता है, देखो जैसे ये रहा है ना, इसी को मान लो आप, यही एक कंडक्टर है, तो ये जो एंड्स होते हैं, ये वाला जो पार्ट है ना, ये राउंड इसी को हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस, सर्कुलर जो पार्ट होता है कंडक्टर का ये वाला, उसी को हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब इसका ऐसा मोटाई टाइप समझो आप, थिकनेस टाइप समझो आप, है ना। देखिए अगर ये ऐसा होता तो चपटा होता, देखिए इसकी ये थिकनेस होती, इसकी ये थिकनेस होती, इसका ये मान लो ये पूरा जो पूरी ये मोटाई है ना, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, एरिया क्रॉस सेक्शन अगर आप बढ़ाओगे, सपोज कितना है ना, इसको और ज्यादा मैं मोटा ले लूं, है ना, और ज्यादा, सपोज करिए इस तरीके से कुल हो गया, तो एरिया क्रॉस सेक्शन अगर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस क्या कर जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। याद रखिए इनवर्सली में इफ वी आर गोइंग टू इंक्रीज वन क्वांटिटी देन अनदर क्वांटिटी इज गोइंग टू डिक्रीज। What is happening here is that we are going to increase the area of cross section, then resistance will automatically it is going to what, decrease. And if you are going to decrease it, then resistance will increase. Inversely का relation हुआ, decrease किया increase हुआ, increase किया decrease हुआ, है ना। अब जरा समझिए इस बात को कि ऐसा हो क्यों रहा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरा फैक्टर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम लोग बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, घटाएंगे तो बढ़ेगा, ये हो गया दूसरा फैक्टर। हो क्यों रहा है ये जरा समझिए। चलिए इसको तो छोड़ो, आप पहले आप रियलिटी में समझो। आप जिस रास्ते से जा रहे थे, बस वही चीज़ फिर से देखना, जिस भी सड़क, जिस भी रोड से यू आर गोइंग, एक बहुत पतली सी सड़क है, सीधा ऐसे है, और आप मूव कर रहे हो। जब आप मूव करेंगे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ऐसे आप जा रहे हो, इधर से कोई आ गया, फिर इधर से भी कोई आ गया, तो आपको देखिए कितना प्रॉब्लम हो ना, बहुत कम रास्ता है। फिर समझिए ये रही मेरी गड्डी, जो भी आप ले लो अपनी, इसको चलाना है, आप लेके जा रहे हो, ठीक है, और मेरी सड़क सिर्फ इतनी सी है, और इधर से भी कुछ आ गया, तो इसको जाने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। अब दूसरा समझो जरा, बहुत चौड़ी सड़क है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आई एम एक्सप्लेनिंग यू, चौड़ी सड़क है, इधर से जा रहे हो, इधर से कोई आ गया, मैं इधर से चला जाऊंगा, इधर से आ गया, मैं इधर से चला जाऊंगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग। ऑब्स्टेकल्स आए, नो प्रॉब्लम, रास्ता चौड़ा है, रास्ता बड़ा है, एरिया क्रॉस सेक्शन इसका बड़ा है, अभी भी चार्जेस मूव करेंगे, अपोजिशन वाले आएंगे, अपोज करने की कोशिश करेंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगी, बट आई विल हैव मोर पाथ, मैं इधर से टर्निंग ले लूंगा, मैं इधर से चला जाऊंगा,
सेम चीज यहाँ पे, ये हमने रियल लाइफ से जोड़ा आपको कि आप इसको भूलना मत, यही चीज है, यही लैंग्वेज यहाँ लिखनी है, बट जस्ट फिजिक्स की लैंग्वेज में लिखनी है कि अगर एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या है, ऑब्स्टेकल्स हैं, ज्यादा रास्ता ऑब्स्टेकल्स कम, कम रास्ता ऑब्स्टेकल्स ज्यादा। तो यहां पर भी आप सोचो कि एरिया क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा होता है तो देयर विल बी लेस अपोजिशन या ऑब्स्टेकल्स कॉज्ड बाय द आयंस बिकॉज चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन्स विल गेट मोर पाथ टू मूव फ्रॉम। So you can see that how it depending upon the area of cross section. Area cross section बढ़ाने पे what is happening that charge particle they will get more space to move from one end of the conductor to another end. That is they can easily move. Hence resistance is what going to decrease. That is area cross section अगर हम बढ़ाएंगे तो जो resistance होगा वो क्या कर जाएगा, decrease कर जाएगा। देखिए you have understood all these things. अगर दिक्कत होगा I will write all these things in simple notes के form में, okay? Just when I will revise, I will write and just you revise that much of that will be enough for you, okay? And if you need extra notes, I will just give you if you need that thing. Now so understood all these things now. तीसरा फैक्टर तो हमने देख लिया, लेंथ बढ़ाने पे बढ़ेगा, एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ाने पे घटेगा। क्यों घट रहा है, क्योंकि ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा, ज़्यादा आयंस क्या कर सकते हैं, ईजिली मूव कर सकते हैं। सिंपल इतना सा। अब आप नेक्स्ट पे चलो, नेक्स्ट किस पे डिपेंड करता है, वो है टेम्परेचर पे, है ना। दैट इज रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका रिलेशन लिखिए, ये होता है RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। बट मैं भी बोलूँ ये आपके लिए ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट इज़ इन क्लास 12th, तो आपको इसको बिल्कुल नहीं ध्यान रखना है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के क्या साथ रिलेशन है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बस इतनी चीज़ें आप दिमाग में रख लो। और क्यों हो रहा है ये आप समझ लीजिए। देखिए टेम्परेचर अगर आप बढ़ा रहे हो, अच्छा इफ़ यू थिंक हाउ आई विल यू विल रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, इतना सारा चीज़ें हैं। लास्ट में आई विल मेक अ माइंड मैप और हर एक चीज़ का एक एक लाइन उसको समझा के पूरा एक जो नोट करा देंगे, तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें सेट हो जाएगी। उससे ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। ओके चलिए इसको समझ लो पहले आप कॉन्सेप्ट। कैसे रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। मतलब क्या है इसका मतलब ये है, देखिए टेम्परेचर मीन्स एक तरह से समझो आपकी ज़्यादा एनर्जी मिल गई। जैसे सपोज करो सिंपली देयर इज अ गाय और वो अभी ही इज हैविंग रेजिस्टेंस वाला है क्या, रेजिस्टेंस ऑब्स्टेकल्स हैं, रेजिस्टेंस आर व्हाट, दे आर ऑब्स्टेकल्स। और एक ऑटो वाला है एंड लेट अस ऑटो वाला एंड ही इज मूविंग, है ना, ही इज मूविंग ऑन द रोड और आप भी जा रहे हो, ठीक है। अभी वो सिंपली है, अभी उसने मतलब काफ़ी हेल्दी है, तो क्या होगा इफ़ यू आर गोइंग तो ऐसे ऐसे आपको मूव कर सकता है। अच्छा क्यों मूव कर, मेरा बात समझिए, क्योंकि अभी वो एक्टिव है ना। आप जा रहे हो तो आपको ऐसे परेशान कर सकता है इस तरीके से। या फिर समझो उसने ही हैव ड्रंकन, मतलब कुछ खा पी लिया बहुत ज़्यादा, तो ही विल हैव सो मच ऑफ एनर्जी। तो आपके जाओगे ना तो क्या करेगा, ऐसे ऐसे खूब सारा मूव करेगा वो, या फिर वो एक्टिवली मूव करेगा, है ना। तो वो क्या करेगा, आपके लिए अपोजिशन ज़्यादा क्रिएट करेगा। बट अगर वो बीमार बिल्कुल डल है, सो हाउ इज गोइंग टू राइट, बस ऐसे ही विल बी पड़ा रहेगा बिकॉज ही इज नॉट हैविंग सो मच, ही इज नॉट सो मच एक्टिव। इफ ही इज नॉट एक्टिव तो ही विल नॉट गोइंग टू क्रिएट सो मच डिस्टर्बेंस फॉर यू। आप अपने से किसी भी तरीके से समझ सकते हो कि आप जा रहे हो, देयर इज सो मच एक्टिव पर्सन, तो खूब मार धाड़ खूब करेंगे, आपके ऑब्स्टेकल ज़्यादा क्रिएट करेंगे। बट दे आर सेविंग वेरी डल, दे हैव वेरी लो लेवल ऑफ एनर्जी, वेरी लो लेवल ऑफ पोटेंशियल, वो एकदम नॉर्मली पड़े रहेंगे। तो यहाँ क्या है मतलब कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जरा समझिएगा यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे आप, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ये आगे रिलेशन है, अभी आपको शायद ना पता हो तो याद रखिएगा। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मोशन। काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ रही है तो मतलब क्या हो जाएगी, वेलोसिटी एक तरह से समझो आप बढ़ जाएगी। वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी तो इंटर रिलेटेड है, ये बढ़ जाएगा तो जो भी चार्ज पार्टिकल हैं अपने ही स्थान पर बहुत तेजी से क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। अब जरा समझिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करना चाह रहा है और यहाँ कोई चार्ज पार्टिकल है वो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो इसको जाने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। पहले केस, दो केस लो आप, स्लोली मूव कर रहा है आराम से, अभी आया 1 घंटे बाद आया, तो तब तक तो ये निकल जाएगा ना। बट टेम्परेचर ज्यादा है तो ये ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करेगा।
इट इज गोइंग टू वाइब्रेट विथ वेरी हाईली वाइब्रेट करेगा। अभी तो जाएगा तो फटाक से आ जाएगा। तो इसके लिए ऑब्स्टेकल क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया, ज्यादा ऑब्स्टेकल क्रिएट कर दिया। मींस क्या हुआ, जस्ट आप यहाँ नॉर्मली समझिए, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अब यहाँ डायरेक्ट समझ लो, अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। वाइब्रेशन किसका, चार्ज पार्टिकल्स का, वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और अगर चार्ज पार्टिकल्स का वाइब्रेशन इंक्रीज कर जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, ऑब्स्टेकल्स इंक्रीज कर जाएंगे। और अगर ऑब्स्टेकल्स इंक्रीज कर जाएंगे तो मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगा। सो वी कैन से फ्रॉम हियर कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज करेगा। हमने देख लिया टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ये अभी आपको रिलेशन नहीं पता हो तो प्लीज नेक्स्ट क्लास में है, ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वाइब्रेशन, जंपिंग, मोशन, इलेक्ट्रॉन्स का, चार्ज पार्टिकल्स का जो अपने ही स्थान को क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, जिससे उनका मूवमेंट में क्या होगा, ऑब्स्टेकल्स ज्यादा क्रिएट करेंगे और उसकी वजह से रेजिस्टेंस भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में रख सकते हो। दैट इज रेजिस्टेंस अब 3 चीजों पर डिपेंड करता है। अब आप दिमाग में रख लीजिए, लेंथ, एरिया क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर, ये तीनों चीजें हमने देख लिया। ओके, आई थिंक ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स वुड हैव बीन क्लियर। इफ एनी डाउट प्लीज कमेंट। ओके, एंड थैंक्स, दैट्स ऑल।